इसलिए हम आजाद हैं। सीरीज की 11वीं कड़ी में पढ़िए मणिपुर में हुए युद्ध की ऐतिहासिक कहानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले में मोइरांग नाम की जगह है। मार्च 1944 की एक सुबह कांगलेन नाम का एक बूढ़ा मोइरांग से करीब 5 किलोमीटर दूर त्रोंगलोबी के जंगल में किसी काम से गया था, जहां वो अचानक जापानी सैनिकों से टकरा गया। हालांकि उसका डर तब खुशी में बदल गया। जापानी सेना के साथ उसे सुभाष चंद्र बोस की ईना यानी आजाद हिंद फौज के सैनिक नजर आए। मोइरांग इतिहास का वो पन्ना है जहां आमने सामने की जंग में पहली बार भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी थी। ब्रिटिश सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई और जापानी सेना की मदद से ईना ने मोइरांग और आसपास के 1500 वर्ग मील यानी करीब 3885 वर्ग किलोमीटर के इलाके को आजाद करा लिया था। हालांकि खुद सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग की धरती पर कभी कदम नहीं रखा था। दिल्ली से दूरी ने आजाद मोइरांग की कहानी को भुलाया। जब मैं इम्फाल से मोइरांग की तरफ ट्रेवल करता हूँ तो हरे भरे गांव और पहाड़ियों से गुजरते हुए लोकतक झील से घिरे इतिहास के एक टुकड़े में दाखिल हो जाता हूँ। मार्च 1944 से जुलाई 1944 के बीच जब यहाँ के लोग जापानी सेना और ईना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से जंग लड़ रहे थे, उसी दौरान पूरे देश में अहिंसा को हथियार बनाकर आजादी का संघर्ष भी चल रहा था। मोइरांग दिल्ली से पहले आजाद हुआ, लेकिन ये कहानी 2400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाई। इसी छोटे से शहर के म्यूजियम, वॉर मेमोरियल और लोगों की यादों में सिमटकर रह गई। सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में ईना के शहीदों की याद में सिंगापुर में एक स्मारक बनवाया था, जिसे अंग्रेज सेना ने कब्जा करने के बाद तबाह कर दिया। 23 सितंबर 1969 को इंदिरा गांधी ने सिंगापुर में बने ईना के स्मारक की तर्ज पर मोइरांग में भी एक स्मारक बनवाया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। बर्मा के रास्ते भारत में घुसी थी जापानी सेना। ये वो दौर था जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो में थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की जंग के लिए सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और जापान में एक मजबूत साथी की तलाश कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके लिए हालात थोड़े आसान बना दिए थे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की घोषणा की। 2 दिनों बाद ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन और मित्र देशों की सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापानी सत्ता से समर्थन मिलने के बाद नेताजी भारत के क्षेत्र में प्रवेश के लिए तकरीबन तैयार थे। 18 मार्च 1944 को जापान की सेना और ईना की एक टुकड़ी बर्मा के रास्ते भारत में घुसी, खास तौर पर मणिपुर से एंट्री ली। जापान ने मणिपुर में ईना की मदद के लिए करीब 3000 सैनिक भेजे थे। ब्रिटिश सेना के भी करीब 3000 जवान इस इलाके में तैनात थे। 26 दिनों में ब्रिटिश सेना को पीछे धकेला 54 गांवों ने दिया साथ। मोइरांग कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड एचओडी युखाइबम मधु सिंह बताते हैं, मणिपुर के इस इलाके में 3 अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ी गई थी। ईना वॉर म्यूजियम में मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक इस युद्ध में इलाके के 54 गांव शामिल थे। मोइरांग इन्हीं में से एक था। 13 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश सेना पीछे हट गई और अगले ही दिन 1500 वर्ग के इस हिस्से को भारत का पहला आजाद इलाका घोषित कर दिया गया। 14 अप्रैल 1944 को शाम 5:30 बजे ईना के कर्नल शौकत अली मलिक ने यहां तिरंगा लहराया था। हालांकि मोइरांग में आज वाला तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये ईना का तिरंगा था, जिस पर चक्र की जगह एक टाइगर मौजूद था। शौकत अली मलिक ईना की खुफिया विंग के प्रमुख थे और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बहादुर के लीडर भी थे। शौकत ने झंडा फहराने के बाद कहा था, मणिपुर के लोगों, ये भारतीय भूमि की पहली जगह है जहां अंग्रेजों को हराकर ईना ने आजादी दिलाई है। यहां भारतीय सेना और जापानी सेना के जवानों ने शहादत दी है। ये आज से पावन भूमि है। अब वापस उसी बूढ़े कांगलेन की कहानी पर लौटते हैं। कांगलेन से ईना सैनिकों के बारे में सुनने के बाद इस कहानी में कोइरेंग सिंह की एंट्री हुई। ये वही कोइरेंग हैं जो 1 जुलाई 1963 को मणिपुर के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने। जब ईना इस इलाके में पहुंची तो मोइरांग और आसपास के इलाकों के लीडर कोइरेंग ही थे। साथ ही वे निखिल मणिपुरी महासभा के एक्टिव मेंबर भी थे। 14 अप्रैल को जब मोइरांग की पवित्र जगह कांगला पर तिरंगा फहराया गया तो कोइरेंग भी कर्नल शौकत अली के साथ मौजूद थे। कांगला में जब झंडा फहराया जा रहा था तब वहां 50 से 60 लोग मौजूद थे। इसके बाद ईना ने मोइरांग में एक एडवांस हेडक्वार्टर बनाया। इसे एच नीलामणि सिंह के घर पर स्थापित किया गया था। गोलियों के छेद से भरे हुए इस स्ट्रक्चर को आज भी देखा जा सकता है। तमाम टूरिस्ट इसे देखने पहुंचते हैं। बाद में एच नीलामणि मणिपुर के कैबिनेट मिनिस्टर भी बने।
करीब 3 महीने तक आज़ाद रहा था ये इलाका। 14 अप्रैल 1944 को आज़ाद होने के बाद से 16 जुलाई 1944 तक करीब 3 महीने इस इलाके पर ईना और जापानी सेना कब्जा रहा। इस दौरान यहाँ कई छोटे छोटे घरेलू युद्ध हुए। मोइरांग के इस हेडक्वार्टर का इस्तेमाल इन्हीं युद्धों और टोक्यो में नेताजी से संपर्क बनाने के लिए किया जाता था। ईना ने यहाँ से तिदिन लाइन पर करीब 3 महीने तक कंट्रोल बनाए रखा था। ये अब नेशनल हाईवे नंबर 102 है। उन दिनों इम्फाल को मोइरांग इलाके से जोड़ने वाले इस रास्ते को ही तिदिन लाइन कहा जाता था। अंग्रेज सेना ने 1000 से ज्यादा घर जला दिए थे। युखाइबम मधु सिंह बताते हैं कि सबसे भयंकर युद्ध निंगथौखोंग में लड़ा गया। ब्रिटिश सेना भले ही पीछे हट गई थी, लेकिन इलाके के उन लोगों पर कड़ी नजर थी जो ईना का साथ दे रहे थे। अंग्रेज सेना ने मोइरांग पर भी कहर ढाया और करीब 1000 घरों को जला दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि हेडक्वार्टर के अलावा यहाँ 7 या 8 घर ही रह गए थे। सभी लोग जंगलों में भाग गए थे। जब युद्ध अपने चरम पर था तो कोइरेंग सिंह ने गांव वालों की मदद से 3 महीने तक करीब 10,000 जवानों के खाने का इंतजाम किया। हालांकि पीछे हटने से बौखलाई ब्रिटिश सेना ने इम्फाल के पास 2 बम गिराए और हवाई मार्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान और कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन के चलते भारत और जापान की सेनाएं मणिपुर में पीछे हट गई थीं। मानसून को भी इसकी बड़ी वजह माना जाता है। कोइरेंग और कांगलेन को देखते ही गोली मरने का आदेश दिया। ईना की मदद करने वाले एम कोइरेंग सिंह और उनके 5 साथियों की रिपोर्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों ने कोइरेंग सिंह, एच नीलामणि के गोपाल सिंह, एम सनाबा सिंह और मिस्टर कांगलेन को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। मई के तीसरे हफ्ते में ये लोग मोइरांग से रंगून पहुंचे और ईना में शामिल हो गए। दावा किया जाता है कि इन सभी से यहाँ नेताजी खुद आकर मिले थे। जापान भी नहीं भूला अपने शहीदों को। मोइरांग के पास माइबम लोपचुंग में जापान ने अपने शहीद सैनिकों की याद में भारतीय शांति मेमोरियल बनाया है। जापान के लोग आज भी जापानी सेना में उस दौरान शहीद हुए सैनिकों की तलाश में मोइरांग आते हैं। भारत जापान की सेना ने जिन मोटा और बम बारूद का इस्तेमाल किया था, उनमें से कई मणिपुर की अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। लाइव मोटा भी मिले हैं। इन्हें ईना के म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। इस म्यूजियम को स्थानीय लोगों ने बनाया था, जिसे अब राज्य का आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट चलाता है। म्यूजियम एक्सपर्ट दविजमणि सिंह ने बताया कि यहाँ मैनपावर की बहुत ज्यादा कमी है और फंड्स की जरूरत है। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने ईना म्यूजियम की देखरेख की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्पेशल कर्टसी एडिटर्स बोर्ड निशांत कुमार, अंकित फ्रांसिस और इंद्रभूषण मिश्र। इसलिए हम आजाद हैं सीरीज की ये 10 स्टोरीज भी पढ़िए। 1 दिसंबर 1943 को पीएम बनकर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे नेताजी। 79 साल पहले बनाई थी आजाद हिंद सरकार। पढ़िए पूरा किस्सा। 2 बाराती बन काकोरी पहुंचे थे आजाद, बिस्मिल और अशफाक। माफी नहीं, फांसी चुनी, कहा भारत मां हम लौटकर आएंगे। 3 अंग्रेज अफसर ने आजाद के दोस्त की गद्दारी पकड़ी। आनंद भवन पर भी उठे सवाल। आजाद ने खुद को मारी गोली, इस पर भी सस्पेंस। 4 लखनऊ पैक्ट, जिसने खींची बंटवारे की लकीर, जिन्ना की सियासी चाल, मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम ही वोटर्स। 5 किसान शक्कर खाने लगे तो अंग्रेजों ने बढ़ाया 30% लगान। पटेल ने सत्याग्रह कर 6 महीने में ही ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया। 6 खुदीराम ने ब्रिटिश हुकूमत की छाती पर बम मारा। सजा हुई तो जज से बोले वक्त मिला तो आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। 7 गांधी टोपी कुचलने पर जला दिए गए 23 पुलिस वाले। चौरी चौरा के बाद गांधी ने रोका असहयोग आंदोलन तो सुभाष बोले ये फैसला राष्ट्रीय आपदा। 8 बापू ने एक चुटकी नमक से तोड़ा अंग्रेजों का घमंड। दांडी पहुंचकर कहा मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। 9 असेंबली ब्लास्ट से पहले भगत सिंह पर बरसे थे सुखदेव। कहा लड़की के लिए मरने से डरते हो। भगत का जवाब था जल्द तुम्हें इसका सबूत मिलेगा। 10 नौसेना की बगावत से नेहरू गांधी ने किया था किनारा। अंग्रेजों ने 400 लोगों को गोलियों से भून डाला। बॉम्बे की सड़कों पर लाशें पड़ी थीं।